जनरल रावत के जाने से पहले वो इस दुनिया को एक बहुत बड़े संकेत से आगाह करके चले गए और उसको लोगों को समझना चाहिए। हम सब दुनिया में आने वाली महामारी की तैयारी में तो लगे हैं, वायरस के युद्ध वाले यौद्धिक दुरुपयोग को लेकर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, जिसकी तरफ जनरल रावत ने एक सवाल उठाया था। उन्होंने आपको बताया था कि दुनिया में बहुत खतरनाक वायरस हो सकते हैं और वो वायरस युद्ध का हथियार बन सकते हैं। पूरी कोरोना महामारी फैल रही है, ओमिक्रॉन आ गया है और उसके बीच में एक आदमी आपको चेता के जा रहा है और बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। उन संकेत का मतलब क्या है, पूरी दुनिया में किस तरह से जैविक हथियार विकसित किए जा सकते हैं, किस किस तरह से जैविक हथियारों की तैयारी में बड़े बड़े देश लगे हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लौट के आते हैं। जनरल रावत ने ये कहा था कि ये जो महामारी है कोरोना, ये जैविक युद्ध में बदल सकती है। ये बड़ा संकेत उन्होंने दिया था। विश्व के सभी देशों को जैविक युद्ध से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, थाईलैंड, उनकी एक बैठक थी जिसमें महामारी पर ये पैनेक्स 21 नाम से थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये बात कही और कह के चले गए, लेकिन ये इतना सीधा और सरल मामला नहीं है कि भाई बायोलॉजिकल वेपन। दरअसल हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में लोग खतरनाक हथियार बनाने में लगे हुए हैं पूरी दुनिया में, और वो इस स्तर पर बन रहे हैं कि आपके सामने कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि आप समझ सकें कि वो किस हद तक जा सकते हैं। सीनेट में, अमेरिका के सीनेट में बाकायदा डॉक्टर फाउची को बिठाकर रैंड पॉल ने एक सवाल पूछा था, आपको याद होगा, सीनेटर हैं वहाँ के, और उन्होंने कहा कि क्या ये सही है कि अमेरिका के साउथ कैरोलिना में कोरोना वायरस से 15 गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस मौजूद हैं। डॉक्टर फाउची इस सवाल को टाल गए थे, वो इधर उधर की बातें कोरोना वायरस की करने लगे थे। रैंड पॉल ने कहा कि अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक लेबोरेटरी है अमेरिका की, जो सीधे डॉक्टर फाउची के अंडर में है। वहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन के ज़रिए खतरनाक वायरस तैयार करने का काम होता है। गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ये आप समझिए, एक नॉर्मल वायरस को पकड़ना, जानवर का वायरस पकड़ लेना, चमगादड़ का पकड़ लेना, बंदर का पकड़ लेना, और उसके साथ में प्रयोग कर करके ये पता लगाना कि इससे क्या ये इंसान में जा सकता है, जाएगा तो कितना खतरा फैलाएगा, उसको खतरनाक स्तर तक ले जाना, और फिर उन संभावनाओं के आधार पर भविष्य की रक्षा की प्रणाली तैयार करना। इसका वाइड उपयोग है। चूँकि दुनिया के बहुत सारे देश जीवाणु युद्ध के खिलाफ संकल्प ले चुके हैं, इसलिए वो कभी भी ऑफिशियली जीवाणु युद्ध का नाम लेकर इस तरह की तैयारियां नहीं करते हैं। लेकिन ये जो मामला है, इसमें रैंड पॉल ने जो सवाल खड़ा किया है, उसके हिसाब से अमेरिका के पास बड़ी संख्या में खतरनाक वायरस हैं जिन पे वो लगातार काम करता रहता है। साउथ कैरोलिना में ये लेबोरेटरी है, और 11 मई को अमेरिकी कांग्रेस में मैंने ये वीडियो भी बनाया था, जिसमें पूरा कन्वर्सेशन है फाउची का और पॉल रैंड का, जिसमें वो सामने आमने बैठकर बात कर रहे हैं और पॉल रैंड ये सारी चीज़ें पढ़ के कागज़ में फाउची के सामने बोल रहे हैं। ये 11 मई को अमेरिकी कांग्रेस में आया था, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर फाउची ने 2 बार ऐसे खतरनाक रिसर्च शुरू कराए हैं जिनमें वायरस बनाए गए, वायरस को एम्पावर किया गया, गेन ऑफ फंक्शन, यानी उनके अंदर नए नए फंक्शन जोड़े गए, उनको और ज़्यादा खतरनाक बनाया गया। आरोप ये भी है कि चीन में जो वुहान की जो वायरोलॉजिकल लेबोरेटरी है, वहाँ पे भी गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट होता था, और अमेरिका से डॉक्टर फाउची उस टेस्ट को करने के लिए वुहान की लैब को फंडिंग करते थे। कई ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टर फाउची वहाँ पे उनको फंडिंग कर रहे थे। अब एक सवाल ये है कि क्या ये सारा खेल कोरोना वायरस बना के दुनिया में छोड़ने के लिए किया जा रहा था, या इस सारे खेल की वजह कुछ और थी?
क्या ये बायोलॉजिकल वीपन बनाने के लिए नए नए वायरस विकसित करने का काम चल रहा था? और ये सारी चीज़ें आई हैं क्योंकि NIH जो है उसने $3.4 मिलियन का अनुदान दिया गया था, और डॉक्टर फाउची ने बोला कि ये झूठ है, ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया। बाद में पता चला कि डॉक्टर फाउची ने एक संस्था को अनुदान दिया, उस संस्था के ज़रिए उधर अनुदान दिया गया। तो ये सारी चीज़ें निकल के आईं। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे। इको हेल्थ अलायंस था उसका नाम। लेकिन मैं आपको उससे आगे की बात बताना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसी सैकड़ों लैबें हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, ब्रिटेन में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, आपका और भी देश हैं जिनमें हैं, और जो उनमें लगातार ये काम चल रहा है। कोरोना वायरस को कैसे युद्ध के हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी एक संभावना हम तलाशते हैं। ये काल्पनिक है, पूरा हाइपोथेटिकल है। एक वायरस आप पूरी दुनिया में, ऐसा वायरस है जिससे निपटने के लिए आपको सब कुछ बंद कर देना पड़ता है, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद कर देना पड़ता है, लॉकडाउन लगा देते हैं, और आप उस वायरस के आने के बाद में जो प्रोटोकॉल बनता है वो एक सेंट्रलाइज प्रोटोकॉल बनता है। दुनिया में एक या दो जगह पे प्रोटोकॉल बनता है। WHO और अमेरिका जो है वो तय कर रहे होते हैं, और पूरी दुनिया के देश जो भी रिसर्च करते हैं वो उनको सौंप रहे होते हैं, वो अप्रूव कर रहे होते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं, और ये पूरी दुनिया इस महामारी का मुकाबला करती है। गौर करते जाइएगा, इस महामारी से निपटने के लिए शुरू में गाइडलाइंस आती हैं कि ये सरफेस स्प्रेड हो सकता है। आप बैठकर बात कर रहे हैं, खांस रहे हैं, हंस रहे हैं, आपके गले से वायरस निकलेगा और किसी एक सरफेस पे गिर जाएगा। उस सरफेस को आप छुएंगे तो दूसरे को लग सकता है। इसलिए आदमी आदमी से दूर रहो, घर के अंदर रहो, बंद रहो, ये सारी बातें हुई। भाई किसी भी बीमारी से बचने के लिए ये बातें की जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नॉन साइंटिफिक बात की हो। लेकिन एक बात मान के चलिए कि कोई देश अगर महीना भर, 2 महीना भर कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, काम धंधा नहीं करेगा, तो उसका क्या होगा? उसकी इकोनॉमी गिर जाएगी। अब आप ऐसे समझिए कि आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा आदमी है जो कि 3 पीढ़ियों तक अगर ना कमाए तो खा सकता है, और एक ऐसा आदमी जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, अगर वो हफ्ते भर भी ना कमाए तो उसका काम नहीं चलेगा। तो जैसे आदमियों को आता है वैसे देशों का भी होता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो अर्थव्यवस्था के इस बड़े झटके को झेल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो नहीं झेल पाते। तो जो बड़े वाले हैं, जो झेल जाते हैं, अगर वो ये साजिश करें और सबके यहाँ पे लॉकडाउन लगा दें, सबकी आर्थिक गतिविधियाँ बंद करवा दें, तो कोई देश हो सकता है महीना भर सर्वाइव करे, कोई हो सकता है साल भर सर्वाइव करे, कोई 2 साल सर्वाइव करे। और इस पूरी लड़ाई में बहुत सारे देश, छोटे देश, रोज़ कमाने खाने वाले एक देश, वो तो अटक जाएंगे, उनका तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। मैं आपको एक पेट्रोलियम वाली लड़ाई याद दिलाना चाहता हूँ। रूस के साथ में मिलकर ये ओपेक प्लस बनता है। ओपेक देश हैं, साथ में रूस वगैरह मिल जाते हैं तो ओपेक प्लस बन जाता है। इन लोगों ने, ओपेक प्लस ने क्या किया कि ये फैसला किया, जब लॉकडाउन के दौरान तेल की डिमांड कम हो गई, तो ये फैसला किया कि हम तेल का उत्पादन कम कर देते हैं ताकि तेल का रेट स्थिर रहे। रूस इस बातों में नहीं आया। उन लोगों ने क्या किया कि तेल का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया, ताकि अमेरिका में जो तेल के उत्खनन का काम होता है वो करती हैं प्राइवेट कंपनियां। रूस में सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो रूस ने कहा कि हम तेल कंपनियों को यहाँ फंड कर देंगे तो वो तो सर्वाइव कर जाएंगी, और अमेरिका की कंपनियां डूब जाएंगी। तो इस तरह से हम, जो अमेरिका का तेल मार्केट है, उसमें डोमिनेंट सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन उसमें जो छोटे देश थे जो पूरी तरह से तेल पर निर्भर हैं, उनका हाल वेनेजुएला वाला हो गया। वेनेजुएला का यही हाल हुआ था। उसके बाद वेनेजुएला चूँकि तेल की कमाई थी, बहुत सारा वेलफेयर स्टेट था, जनता को ज़बरदस्त खैरात दिया करता था, और अचानक उसके बाद में पैसे की कमी हो गई। चैरिटी के लिए, जनता के हित के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए उसने मुद्रा छाप ली थी, उसकी मुद्रा और सस्ती हो गई। यानी अब आप उसको भविष्य में जो चीज़ें बाहर से मंगाएगा तो और महंगी हो गई। इस तरह से पलायन शुरू हो गया, बहुत दुर्गति हो गई। जो भी हो गया, कुल मिला के जो 2 बड़े देश थे उन्होंने तेल का दाम गिराया। अमेरिका की कंपनियां होल्ड कर सकती तो वो बच गई, जो छोटे देश थे वो डूब गए। इसी तरह से अगर आप लॉकडाउन करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, तो उससे छोटे देश ज़्यादा गहरा आघात उनको लग सकता है। ये एक संभावना लग रही है मुझे कि जिसको अगर आप बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की तरफ देखें, और आप अगर कोरोना के तौर पे अगर आप ये समझें कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पूरा मामला है,
लेकिन जनरल रावत का मुझे लगता है कि इस तरह का एनालिसिस नहीं था। उनका सीधा सीधा ये था कि कल के दिन कोई भी किसी भी देश में वायरस फैला सकता है। जब आसानी से डेल्टा कहीं पूरी दुनिया में जा सकता है, कैंट यहाँ आ सकता है, ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैल सकता है, तो बायोलॉजिकल वारफेयर तो बड़ा आसान हो गया। कुछ वायरस आप डिज़ाइन कर लीजिए जो कुछ खास तरह के जीन्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ इलाकों के ऊपर काम करते हों, वहाँ छुड़वा दीजिए। तो ये उनका एक चिंतन रहा होगा। लेकिन कुल मिला के उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा किया वायरस से जुड़ी हुई साजिश जो हो सकती हैं, संभावित साजिश, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये भी संभावित ही था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। और जब भी कोई कुछ कहता है तो उसको ये समझना चाहिए कि जनरल रावत ये क्यों कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं, 2-3 चीज़ें कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनरल रावत की मौत के पीछे ये भी एक वजह रही हो। कई लोगों ने मुझे लिखा, हालांकि मुझे सीधे इसका कोई मतलब लगता नहीं है, क्योंकि रहा सवाल चीन का, तो चीन पे तो बहुत सारे सवाल वो उठाते रहे, इस तरह की साजिशों पे भी वो बात करते रहे। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जनरल रावत को लेकर और भी उड़ रही हैं। कुछ लोग एक विमान खरीद के सौदे से जोड़ के देख रहे हैं। अब वो भी पॉलिटिकल चीज़ है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। ताइवान के जो आर्मी चीफ थे उनके साथ भी इसी तरह से हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था। वही देश था जहाँ से वायरस बना है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल हम किसी कंक्लूजन पे बगैर जिम्मेदारी के पहुँचना नहीं चाहेंगे। हाँ, सोचने के लिए दिमाग सबका स्वतंत्र है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।